अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो रीसेल प्रॉपर्टी आपके लिए बन सकता है बेस्ट ऑप्शन। रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने में क्या है फायदे, क्यों बिल्डर्स की जगह इन्वेस्टर्स से घर खरीदने में आपको होगा फायदा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्राइमरी बाजार में आम आदमी के लिए घर का सपना पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डेवलपर्स कीमतों को गिरने नहीं दे रहे हैं, जबकि देश भर में लाखों घर बनकर तैयार हैं और धूल फांक रहे हैं। जब ग्राहक डेवलपर्स या ब्रोकर्स के पास घर खरीदने जाते हैं तो फ्लैट्स की आसमान छूती कीमतें सुनकर ग्राहक की आंखें खुली रह जाती हैं। वहीं जब ग्राहक अपने फ्लैट्स उन्हीं डेवलपर्स और ब्रोकर्स के पास बेचने जाते हैं तो उन्हें कम कीमत बताई जाती है। ऐसे में घर का सपना सच करने के लिए रीसेल बाजार लुभावना होता जा रहा है। जितना भी बायर्स है वो बहुत बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं रीसेल परचेज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। कारण एक कि अगर कंस्ट्रक्शन लीड प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो उसमें देरी भी हो सकता है, मगर रीसेल बनी हुआ है प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, आप खरीद रहे हो। मुंबई की रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में ग्राहकों को 5 से 7% कम कीमत और फ्लैट्स मिल रहे हैं, जबकि नोएडा के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें 10 से 16% तक कम हैं। गुड़गांव के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में 14 से 18% कम कीमत पर फ्लैट्स मिल रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में 11 से 13% कम कीमत पर रीसेल बाजार में प्रॉपर्टी उपलब्ध है। ये प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है या नहीं, अगर है तो किसके साथ है और कौन कौन कंडीशन में मॉर्टगेज है। नहीं तो वो प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई लोन पेंडिंग है या नहीं, अगर है तो कितना लोन अमाउंट पेमेंट पेंडिंग है और इंस्टॉलमेंट क्या देना पड़ता है वो भी देखना पड़ेगा। और कोई म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है या नहीं, अगर है तो कितना अमाउंट है, उसका कंडीशन कैसे उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, वो भी आप जो रीसेलर से आप बात करना जरूरी होगा। और प्रॉपर्टी का अगल बगल साइड में कौन रहता है, वो रियल परचेजर प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं, उसका पोजीशन में है या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस सकते हो। दरअसल पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई थी। इस तेजी को भुनाने के लिए सेक्टर में उसी रफ्तार से निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी, साथ ही बढ़ने लगी नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग। लेकिन पिछले करीब 2 साल से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर सुस्ती की चपेट में आ गया। ऐसे में EMI शुरू होने से पहले ही मुनाफा कमाकर निकल जाने वाले निवेशक इस सेक्टर में फंस गए हैं। यही वो निवेशक हैं जो अपनी प्रॉपर्टी रीसेल बाजार में अच्छे खासे डिस्काउंट पर बेचने को मजबूर हैं। तो अगर आप भी सही कीमत में अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो रीसेल प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। हिंडन किनारे रिवर फ्रंट ग्रीन कॉरिडोर बनाने की राह आसान हो गई है। करीब 200 एकड़ एरिया में प्रस्तावित रिवर फ्रंट ग्रीन कॉरिडोर के लिए किसान जमीन देने को तैयार हो गए हैं। ये जमीन है हैबतपुर गांव में। किसानों के साथ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ज्यादातर किसानों ने जमीन देने पर सहमति जता दी है। इन किसानों से प्राधिकरण समझौते के आधार पर ही जमीन लेंगे, जिसके एवज में नए रेट से मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार देश के भीतर ब्लैक मनी जमा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त में आधार नंबर को अनिवार्य बनाने जैसे अहम सुझाव पर विचार हो रहा है। इससे रियल एस्टेट के कामकाज में पारदर्शिता आ सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को काला धन कपाने का अहम जरिया माना जाता है। रोजगार की तलाश में छोटे शहरों गांव से बड़े शहरों में आने वालों को मोदी सरकार किराए पर मकान दिलाएगी। इसके लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी हो रही है। योजना के पहले चरण के तहत बेघर और गरीब तबके के लोगों को मकान किराए पर दिए जाएंगे। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर इसे छोटे शहरों में लागू किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। बेघर लोगों को तब तक किराए पर आशियाना दिया जाएगा जब तक वे खुद के बूते घर बनाने की स्थिति में नहीं जाते हैं। अधिकारी ने बताया कि 2012 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 1,87,00,000 आवास की कमी थी। इसमें 95% कमी कम आय वर्ग के लोगों के बीच थी। यमुना प्राधिकरण की योजनाओं में आवेदन करने के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। योजना में आवेदन, रजिस्ट्रेशन और ड्रॉ में नाम आने के बाद किस्तों का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा।
प्राधिकरण ने सोमवार को नए वेब पोर्टल www.yamunaexpresswayauthority.com की शुरुआत की है। इस वेबसाइट की मदद से दुनिया भर में कहीं से भी लोग प्राधिकरण की आवासीय योजना में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही फ्लैट के किस्तों का भुगतान भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देने की सोच रहे हैं तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका लीज एग्रीमेंट में शामिल होना जरूरी है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने की सोच रहे हैं तो लीज डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी विवाद में पड़ने या बाद में किसी तरह के झमेले से बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास लीज अग्रीमेंट हो। लीज अग्रीमेंट न तो मकान मालिक और न ही किराएदार के पक्ष में होना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए होने वाले लीज एग्रीमेंट में कुछ खास बातें जरूर शामिल की जानी चाहिए। क्या है ये जरूरी बातें, आइए आपको बताते हैं। किराए संबंधी सभी शर्तें लीज एग्रीमेंट का अहम हिस्सा होती हैं। इनमें हर महीने किराए की रकम, उसे अदा करने का तरीका और किराया अदा किए जाने की तारीख की डिटेल होनी चाहिए। इनमें यह भी साफ तौर से लिखा होना चाहिए कि किराएदार कौन कौन से शुल्क अदा करेगा। अगर मेंटेनेंस के लिए शुल्क लगाया जाना है तो इसका जिक्र भी जरूर होना चाहिए। मकान या फ्लैट में किराएदार के रहने की समय सीमा और लीज के खत्म होने की डेट भी लीज एग्रीमेंट का अहम हिस्सा होती है। इसमें साफ रूप से लिखा होना चाहिए कि लीज खत्म करने के लिए किन शर्तों का पालन किया जाए, इस सूरत में कितने महीने का किराया रखा जाएगा। समय से पहले लीज खत्म करने की शर्तें भी तय होनी चाहिए। लीज में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि किराए पर दिए जा रहे मकान या फ्लैट को केवल रिहायशी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहां कोई कारोबारी गतिविधि नहीं चलाई जाएगी। मकान मालिक घर में आने वाले मेहमानों की संख्या भी निर्धारित कर सकता है। साथ ही इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि किराएदार मकान को किराए पर नहीं चढ़ा सकता है। लीज एग्रीमेंट में किराएदार की जिम्मेदारियां साफ तौर पर लिखी होनी चाहिए। उसे हाउसिंग सोसाइटी के नियमों के बारे में जरूर बता देना चाहिए। लीज एग्रीमेंट में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि किराएदार को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाना देना पड़ेगा। आमतौर पर मकान के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है, जबकि छोटी मोटी देखरेख किराएदार को खुद करवानी होती है। लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर जरूर करवाएं, क्योंकि विवाद होने पर यह अदालत में पेश भी किया जा सकता है। बेहतर होगा कि प्रॉपर्टी का विवरण विस्तार से लीज एग्रीमेंट में लिख दिया जाए। हो सके तो संपत्ति की फोटो ले लें या फिर वीडियो बना लें, क्योंकि अगर किराएदार प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो मकान मालिक उसका क्लेम कर सके। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से घर की सुख और शांति और खुशहाली कहीं खो जाती है। कैसे अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को करें दूर, आइए जान लेते हैं। हर कोई बड़े अरमानों के साथ अपना घर बनाता है ताकि वो उस घर में सुख शांति और खुशहाली के साथ रह सके। लेकिन अगर घर में सुख शांति ना हो तो फिर घर काटने को दौड़ता है। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से घर में परेशानियां बसेरा बना लेती हैं। लेकिन अगर आप इन नेगेटिव प्रभावों को दूर करना चाहते हैं तो कुछ उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे घर में खुशियां लाएं। गंदगी से बचें। घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए कूड़ा और बेकार सामान इकट्ठा न होने दें। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। घर में गंदगी, कूड़ा कबाड़ और बिखरे पड़े सामान से घर के सदस्यों को अपने लक्ष्य को पाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसके होने से घर के सदस्यों में डिप्रेशन, उत्साह की कमी और भूलने की बीमारी पनपने लगती है। कोशिश करें कि बेड के नीचे कोई सामान ना रखें। बेकार सामान को फेंक दें। बेशक आपने कमरे को नीला, हरा या सफेद रंग से रंग दिया हो, इसके बावजूद आपके कमरे में बेकार सामान जगह जगह बिखरा होगा, जैसे पुराने फाइल्स, किताबें, कागज, मुरझाए फूल, गिफ्ट। बेकार और फालतू सामान घर में नेगेटिव एनर्जी के प्रमुख कारण हैं। बेकार पड़े सामानों से घर में क्लेश, बीमारियां पनपती हैं। साथ ही सोसाइटी में आपकी इमेज भी खराब होती है।
पॉजिटिव सिंबल्स का प्रयोग करें। पॉजिटिव सिंबल्स के प्रयोग से घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार और एकता बढ़ती है। साथ ही सभी को अपने लक्ष्य को पाने में आसानी होती है। पॉजिटिव सिंबल में आप बच्चों के कमरे में फैमिली फोटोग्राफ लगाएं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर या रोल मॉडल्स के पोस्टर भी लगा सकते हैं। उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके जीते गए मेडल्स, सर्टिफिकेट को घर की दीवारों पर सजा सकते हैं। कई रंगों का करें प्रयोग। अधिकतर घर की हर दीवार को एक रंग से रंगा जाता है। ऐसा करने से बेशक पैसे की बचत हो जाती है, लेकिन घर पहले ही की तरह उदासीन यानी डल लुक देता है। पॉजिटिव एनर्जी और घर को खुशनुमा माहौल देने के लिए रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। फर्नीचर और दीवार में फासला। ज्यादातर घरों में देखा जाता है कि लोग घर के हर कमरे में फर्नीचर को दीवारों के साथ सटाकर ही रखते हैं। ऐसा करने से कमरे, दीवार और फर्नीचर की खूबसूरती कम हो जाती है। यही नहीं, बड़ा सा कमरा तंग लगने लगता है। सलीके से रखें कमरे। कमरे में हर तरह के सामान को सलीके से रखना चाहिए। इससे घर तो सुव्यवस्थित लगता ही है, साथ ही घर में खुशहाली और शांति का माहौल भी बनता है। बिस्तर की चादर का रंग हल्का रखना चाहिए। तकिए बिस्तर के दोनों किनारों पर होने चाहिए और बिछी चादर में सिलवट नहीं होनी चाहिए। साफ और बिना सिलवट वाली चादर कमरे को खुला लुक भी देती है। चादर का रंग इतना लाइट नहीं होना चाहिए कि बिछाने के 4 से 5 दिन बाद ही उस पर मैल चिपकने लगे। यही नहीं, पर्दे का रंग भी लाइट होना चाहिए। खुशनुमा माहौल के लिए घर के हर कमरे में फ्लोरल प्रिंट वाले पर्दे होने चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप घर से नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं और अपने घर में सुख, शांति और खुशहाली के साथ रह सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और आइए अब पंडित सुरेश पांडे जी से जान लेते हैं कि कैसा हो आपके बच्चे का स्टडी रूम। वास्तु के अनुकूलता की अगर बात करें तो पूर्व दिशा में बच्चों के स्टडी रूम को बनाना चाहिए, अध्ययन का कमरा बनाना चाहिए। बच्चों के पढ़ाई करने वाले कमरे में पूरब की तरफ खिड़की जरूर होनी चाहिए। पूरब और उत्तर तरफ खिड़की और रोशनदान, यहाँ से हवा आने की, प्रकाश आने की व्यवस्था हो, ये जरूर होना चाहिए। और बच्चों के कमरे में भारी सामान नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के कमरे में बीचों बीच बीम नहीं होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई करते समय बच्चों की फेसिंग पूर्व दिशा में हो तो यह उत्तम माना जाता है। बच्चों के कमरे में गहरे रंग के रंग नहीं करवाने चाहिए। हल्के रंग के आसमानी और क्रीम कलर बच्चों के पढ़ाई के लिए लाभकारी माने जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेक चंदानी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं शैलेश है अहमदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं शैलेश आप? मुझे अपने मतलब ना कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ और कौन से बिल्डर की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। देखिए शैलेश जी, ये बड़ा ही आपने ब्रॉड सा सवाल पूछा है, क्योंकि इसमें आपने बजट अपना मेंशन नहीं किया। लेकिन आपके बजट में आप देखिए कि कौन सी लोकेशंस आपको आपके पैरामीटर्स में फिट बैठ रही हैं, और बैठने के बाद आप जरूर जो भी बिल्डर की आप बात करेंगे, मतलब जिस भी बिल्डर की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, तो उसका बैकग्राउंड आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने जो पास्ट में प्रोजेक्ट्स किए हैं वो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या उनका डिलीवरी टाइम रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये चीज 2-3 बिल्डर शॉर्टलिस्ट करके आप फिर नेगोशिएट कीजिए, जहां पे आपको बेस्ट डील मिले आप वहां पे उसको कर लीजिए। लेकिन आप देखिए कमर्शियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप अगर जैसे कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैं मॉल्स की बात नहीं कर रहा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, उसमें ग्राउंड पे रिटेल होता है, फर्स्ट पे रिटेल होता है और ऊपर ऑफिसेज होते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और एक ईमेल हमें भेजा है, अमित है दिल्ली से। ये जानना चाहते हैं, इनका बजट 35 लाख का है, नोएडा एक्सटेंशन में 2 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं। किस बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करना इनके लिए सही रहेगा? देखिए अमित जी, नोएडा एक्सटेंशन की जो हम बात कर रहे हैं वहां पे इस समय बहुत सारे बिल्डर्स हैं, और आपका बजट जो है नोएडा एक्सटेंशन के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट बजट है। आपके बजट में वहां पे मोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल से आपके बजट में फिट बैठेंगे ही बैठेंगे। लेकिन आप
ये मत देखिएगा आप लाख रुपए 2 लाख रुपए बचाएंगे। आप बिल्डर ऐसा चुनिएगा जिसने ट्रैक रिकॉर्ड, जिनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी है।